हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी की इस लाइव क्लास के अंदर। आज की अपनी इस लाइव क्लास में अपन प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एंड कुछ रिमेनिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो मोस्टली आज का फोकस अपना किस पे रहेगा? प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड पे रहेगा, क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी है जो अपन साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द fetal blood is separated from syncytial trophoblast with all except। ठीक है, इनमें से किसके थ्रू वो syncytial trophoblast से सेपरेटेड रहता है? ठीक है ना, फीटल ब्लड की बात हो रही है यहाँ पे। ये है फीटल ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन, बी है मेसेनकाइम ऑफ इंटरविलियस ब्लड स्पेस, सी है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड डी है डेसिडुआ पेराइटलिस। इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर बनेगा? बताइए क्या आंसर बनेगा इसके अंदर। The fetal blood is separated from syncytial trophoblast with all except, किसके थ्रू वो सेपरेटेड नहीं रहता है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पुट करेंगे, बताइए क्या आंसर बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, अभी जो अपन ने क्लास की स्टार्टिंग में जो इमेज देखी थी, इसके थ्रू आप अपना आंसर क्लियरली दे सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। इसमें आपको देखिए ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले अपन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है फीटल ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन्स, मतलब फीटल ब्लड जो है वो यहाँ पे किसके थ्रू, सिंसाइटी ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है? सबसे लास्ट लेयर की तरह काम करती है यहाँ पे, है ना। सिंसाइटी ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है? मैटरनल साइड होती है जो फीटल ओरिजिन वाली होती है ना। ओके, सिंसाइटी ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे होती है मैटरनल साइड पे, ठीक है ना। ओके, मतलब होती है फीटस की, लेकिन सबसे मैटरनल पार्ट की तरफ होती है सिंसाइटी ट्रोफोब्लास्ट, है ना। ओके, तो मतलब यहाँ पे चारों ओर बिखरी रहेगी कौन सी? सिंसाइटी ट्रोफोब्लास्ट, है ना। ओके, तो सिंसाइटी ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे बिखरी रहेगी। तो इसके कॉन्टेक्ट में क्या क्या रहेगा वो आपको पूछा है। तो फीटल ब्लड ये रहा, फीटल ब्लड की कैपिलरीज जो यहाँ पे क्या करेगी? ब्लड का आदान प्रदान करेगी, है ना। ओके, तो ब्लड का आपस में जो ट्रांसफर रहेगा फ्लूइड और गैसेस का, वो कहाँ पे रहेगा? इस लेवल पे रहेगा। ठीक है, ओके, वो कौन करेगी? कैपिलरीज करेगी। फीटल वेन एंड फीटल आर्टरी दोनों का जो एनास्टोमोसिस वाला साइट रहेगा वो कौन सा रहेगा? कैपिलरी लेवल पे रहेगा, है ना। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है कि इसके थ्रू ये कम्युनिकेट करता है ना। फर्स्ट ऑप्शन सही है क्योंकि इससे कम्युनिकेट ये करता है। ठीक है, फीटल कैपिलरी मेम्ब्रेन इसमें पार्टिसिपेट करती है, सिंसाइटी ट्रोफोब्लास्ट की तरफ होती है। बी ऑप्शन है मेसेनकाइम ऑफ इंटरविलियस ब्लड स्पेस, है ना। मेसेनकाइम ऑफ इंटरविलियस ब्लड स्पेस, यहाँ पे देखिए विलाई देखेंगे आप, है ना। यहाँ पे जो ये विलाई देख पा रहे हो, है ना, एक सिंगल वेसल्स के बीच में ये विलाई है। ठीक है, ये विलाई है, इन विलाई के बीच में आप देखिए इंटरविलियस स्पेस है, तो ये भी सिंसाइटी ट्रोफोब्लास्ट से कम्युनिकेट कर रहा है ना। ओके, तो सेकंड ऑप्शन भी अपना करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, और ऑप्शन देखे अपन, साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट कौन सी होती है? जो कोरिनिक विलाई बनाने का काम करती है ना, जो मतलब मेन फीटल पार्ट जो बनाएगी फीटस की तरफ से प्लेसेंटा का, वो क्या होगी? साइटोट्रोफोब्लास्ट होगी, है ना। ओके, तो ये भी इस जगह पार्टिसिपेट करती है। लेकिन डेसिडुआ पेराइटेलिस, क्या डेसिडुआ पेराइटेलिस प्लेसेंटा लेवल पे होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सिंसाइटी लेवल के, सिंसाइटी ट्रोफोब्लास्ट के आसपास ही नहीं होता है। तो अब आप पूछोगे सर ये कहाँ होता है? इस इमेज को देखेंगे आप, इसमें डेसिडुआ किससे कहते हैं अपन? डेसिडुआ कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको डेसिडुआ नाम से जाना जाता है ना। ओके, प्रेग्नेंट लेडी की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको डेसिडुआ नाम से जानते हैं, है ना। ओके, तो क्या हो जाता है जब इम्प्लांटेशन होता है तब डेसिडुआ मेनली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से पार्ट में? मानो कि इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है? इम्प्लांटेशन यहाँ पे हुआ है सर, है ना। कहाँ पे हुआ है? इस जगह पे क्या हुआ है? इम्प्लांटेशन हुआ है। तो जो ये ऑरेंज कलर का पार्ट देख पा रहे हो, ये क्या है? ये जो है वो पूरी एंडोमेट्रियम है। ये पूरी क्या है? एंडोमेट्रियम है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है किसकी? यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर है कौन सी? एंडोमेट्रियम, है ना। ये सारी एंडोमेट्रियम है। ओके, अब देखेंगे इसमें 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया है एंडोमेट्रियम को। फर्स्ट जहां पे इम्प्लांटेशन हुआ है, इम्प्लांटेशन कहां पे होगा? एंडोमेट्रियम पे होगा। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा और इम्प्लांटेशन होने के बाद में ये पार्ट क्या बनाएगा? प्लेसेंटा बनाएगा। तो प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम के जिस पार्ट से अटैच होता है उसको क्या कहते हैं? डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं। मतलब जो प्लेसेंटा पे की बेस की तरह काम करेगा,
प्लेसेंटा के बेस की तरह काम करेगा एंडोमेट्रियम का जो पार्ट, उसे क्या कहेंगे, डेसिडुआ बेसिलिस, क्योंकि डेसिडुआ किसे कहेंगे, प्रेग्नेंट लेडी की जो एंडोमेट्रियम होगी उसको डेसिडुआ कहते हैं, एंड बेसिलिस जो प्लेसेंटा के बेस की तरह काम करेगा, है ना। अब सेकंड आता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। कैप्सुलरिस का मतलब क्या हो गया कि जो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो गैस्ट्रेशनल सैक है, इस सैक पे कैप्सूल की तरह काम करेगा, है ना। इस सैक के ऊपर एक आवरण की तरह काम करेगा, एक इन्वेलोप की तरह काम करेगा, एक कैप्सूल की तरह काम करेगा। तो इस कैप्सुलर स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जो इसके ऊपर कैप्सूल की तरह इसको कवर कर रहा है, इसको कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ मतलब एंडोमेट्रियम, कैप्सुलरिस मतलब कैप्सूल की तरह काम कर रही है। एंड रिमेनिंग जो एंडोमेट्रियम है, जो इन दोनों साइड के अलावा यूट्रस में जहां भी मौजूद है, उसको क्या कहेंगे, पैराइटेलिस। पैराइटेलिस का मतलब क्या होता है, मेनली पेरिफ्री वाला पार्ट, है ना, जो यूट्रस की अदर पेरिफ्रीज है, जहां पे एंडोमेट्रियम रिमेनिंग बची हुई है, उसको अपन क्या कह देंगे, पैराइटेलिस कर देंगे। तो क्या हो गया सर, यहाँ से देखिए, है ना, इस पॉइंट से लेकर के ये जो एंडोमेट्रियम है, ये पूरी पूरी इसको अपन क्या कहेंगे, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये जो देख पा रहे हो, इसको अपन कहेंगे क्या, पैराइटेलिस, है ना, डेसिडुआ पैराइटेलिस कहेंगे इसको। तो बिल्कुल आपको समझ आ चुका है सब कुछ, है ना। डेसिडुआ बेसिलिस किसे कहेंगे, जो प्लेसेंटा पे बेस की तरह काम करेगी उसको बेसिलिस कहेंगे, ठीक है। डेसिडुआ कैप्सुलरिस किसको कहेंगे, जो सैक के ऊपर कैप्सूल की तरह आवरण बनाएगी, उसको अपन क्या कहेंगे, डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहेंगे। और पैराइटेलिस किसे कहेंगे, जो रिमेनिंग होगी उसको पैराइटेलिस कर देंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो सैक की साइड बढ़ेगी, है ना, जो एमनियोटिक सैक है वो अपनी साइड बढ़ाएगा। जब साइज बढ़ाएगा तो ये एंडोमेट्रियम और ये एंडोमेट्रियम, कैप्सुलरिस एंड पैराइटेलिस पास में आते आते इतनी पास आ जाएगी और एक पॉइंट पे आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, है ना। ओके, एक पॉइंट पे फ्यूज हो जाएगी और अपन को यूट्रस में पूरा क्या दिखेगा, फिटस दिखेगा, है ना। ओके, तो क्या हो जाता है, ये फ्यूज हो जाती है बाद में जाके। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, अर्ली पीरियड के दौरान क्या रहता है, ये तीनों लेयर आपको अलग से दिखेगी, कैप्सुलरिस अलग से दिखती है ना, पैराइटेलिस अलग से दिखती है, इसलिए इसको डबल डेसिडुअल सैक साइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डेसिडुअल सैक साइन, है ना। वेरी गुड इवनिंग। डबल डेसिडुअल सैक साइन, है ना, क्योंकि डेसिडुआ के कारण क्या हो गया, दो अलग अलग सैक दिख रहे हैं, एक सैक ये रहा, एक सैक ये रहा, है ना, दो अलग अलग सैक बन रहे हैं। किसके कारण बन रहे हैं, एंडोमेट्रियम के कारण बन रहे हैं, इसलिए डबल डेसिडुअल सैक साइन के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूट्राइन ब्लड फ्लो एट टर्म, टर्म पे कितना होता है, ठीक है, यूट्रस का ब्लड फ्लो कितना हो जाता है टर्म पे आते आते, है ना। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये ब्लड फ्लो यूट्रस के लिए इंक्रीज होता रहता है, एंड टर्म पे ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है ना। ओके, टर्म पे क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसका आंसर क्या बनेगा, टर्म पे आते आते जो यूट्राइन ब्लड फ्लो होगा वो कितना होगा, है ना। आंसर क्या बनेगा अपना, इसमें डी आंसर बनेगा, लगभग देखिए 500 ml से ज्यादा रहेगा, है ना। ओके, तो 500 से 750 ml, कई जगह आपको 600 ml भी देखने को मिलेगा, कहीं भी 650 भी देखने को मिलेगा। तो आप एवरेजली ये रेंज याद रख लेंगे, 500 टू 750 ml, है ना, पर मिनट। ये क्या रहेगा, यूट्राइन ब्लड फ्लो एट टर्म रहेगा, है ना। टर्म पे क्या रहेगा, यूट्राइन ब्लड फ्लो, मतलब यूट्रस का क्या रहेगा, ब्लड फ्लो रहेगा, ठीक है। हार्ट 500 ml पर मिनट यूट्रस को ब्लड देगा। ओके, अगर क्वेश्चन बने आपका प्लेसेंटा वॉल्यूम एट टर्म, टर्म लेवल पे प्लेसेंटा के अंदर टोटल कितना ब्लड रहता है एट द टाइम, है ना, एट प्रेजेंट टाइम पे बात करें कि प्लेसेंटा के अंदर कितना ब्लड मिलेगा अपन को, है ना। ओके, तो प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो प्लेसेंटा का वॉल्यूम कितना होता है, प्लेसेंटा का वॉल्यूम कितना होता है, तो इसी में याद रख लेंगे, यहाँ पे 500 आ रहा है ना, तो इस तरह याद रख लेंगे, क्या होगा, 500 ml क्या रहता है, प्लेसेंटा का वॉल्यूम रहता है। प्लेसेंटा का वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है, कितना होता है, 500 ml होता है ना। ओके, चलिए, ओके, तो प्लेसेंटा का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 500 ml हो जाएगा, जिसमें से 150 ml जो होता है वो इंटरविलियस स्पेस के अंदर रहता है ना। अगर इंटरविलियस स्पेस का पूछे आपको तो उसमें कितना रहेगा, 150 ml रहेगा, लेकिन प्लेसेंटा का ओवरऑल वॉल्यूम पूछे तो 500 ml रहेगा उसमें, ठीक है ना। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं, है ना। ओके,
चलिए, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर यूट्रस का ब्लड फ्लो कितना रहता है, वो भी सिमिलर ही है ना। 500 में से एक जीरो कम कर दीजिए, है ना। क्या हुआ है, प्रेगनेंसी हुई है तब यूट्रस ऐसे ग्रेविड हो गया, बड़ा जीरो की तरह हो गया, तो 50 के अंदर एक जीरो ऐड करके वो 500 ml बन गया था, है ना। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो एक जीरो हटा देंगे, कितना रहेगा 50 ml। 50 ml पर मिनट किसमें रहता है, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर रहता है। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कितना रहेगा, 50 ml पर मिनट रहेगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमनियोटिक फ्लूइड इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय, एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है वो मेनली किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, बताइए क्या आंसर बनेगा। एमनियोटिक फ्लूइड है वो मोस्टली किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, फीटस प्रोड्यूस करता है ना। ओके, तो फीटल यूरिन जो रहता है वो मोस्टली, ठीक है, 20 वीक्स के बाद बात करें तो मोस्टली फीटल यूरिन के थ्रू आता है, और 20 वीक्स से पहले की बात करें तो उसकी जो स्किन रहती है उस स्किन से क्या रहता है, फ्लूइड बाहर आता रहता है और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मिक्स होता रहता है। लेकिन 20 वीक्स के आसपास क्या हो जाता है, 2024 में, है ना, उस टाइम क्या होता है, स्किन में केरेटिनाइजेशन होने लग जाता है, स्किन के ऊपर क्या हो जाता है, केरेटिन का लेयर आने लग जाती है ना। तो केरेटिन क्या करता है, वो जो फ्लूइड का फ्लो रहता है उसको स्टॉप कर देता है ना, कम कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, फीटल किडनी अच्छे से फंक्शन करने लग जाती है 20 वीक्स के बाद में, तो वो मेजर सोर्स बन जाती है किसकी, एमनियोटिक फ्लूइड के सोर्स का, ठीक है। ओके, बाकी कुछ प्लेसेंटल टिश्यू से भी होता रहता है, ठीक है ना, ये माइनर पोर्शन है, लेकिन मेजर पोर्शन की बात करें तो बिफोर 20 वीक्स फीटल स्किन, आफ्टर 20 वीक्स फीटल किडनी, ठीक है ना। ओके, तो यूरिन क्या रहेगा, 20 वीक्स के बाद में मेन सोर्स रहेगा इसका, किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का, है ना। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, है ना। ओके, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएट विद पॉलीहाइड्रोएमनियोस, तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा कि ओलिगो का कोज पूछ लिया आपको या पॉली का कोज पूछ लिया। ओलिगो एंड पॉली का आपको क्या कर दिया, कॉज पूछ लिया। तो कॉज पता होने चाहिए, और कॉज पता होने के लिए आपको मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, है ना। मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, तो मेजर सोर्स देखे अपन क्या है, मेजर सोर्स देखें अपन, है ना। ओलिगो और पोली मोस्टली अपन क्या 20 वीक्स के बाद में ज्यादा देखने को मिलता है ना। ओलिगो या पोली की इंपोर्टेंस देखें तो 20 वीक्स के बाद में ज्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर किडनी फंक्शनिंग है तो पोली होने के चांसेस ज्यादा है, अगर किडनी फंक्शनिंग नहीं है तो ओलिगो होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मेन सोर्स को है ना, इसका मेन सोर्स है किडनी। किडनी अगर फंक्शनिंग है, ब्लैडर सही है, यूरेथ्रा सही है, तो यूरिन फ्लो नॉर्मल हो रहा है बेबी का इंट्रायूट्राइन पीरियड के दौरान, तो वो क्या करता रहेगा, कंटिन्यूअसली एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इन्वॉल्व होता रहेगा। ओके, अब क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो सोर्स हो गया तो ये तो हो गया, लेकिन सिंक क्या रहेगा, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को कम करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म होती है, वो क्या होती है कि बेबी उस फ्लूइड को क्या करता है, गिरता रहता है, सेलो करता रहता है ना। तो जो अगर स्वेलोइंग मैकेनिज्म सही है, उसका ब्रेन हेल्थी है, ब्रेन सही फंक्शनिंग दे रहा है, फेरेंजियल मसल को, फेरेंजियल मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पैलेट उसका सही है, मुंह उसका सही है, तो अगर यहाँ पे मुंह के लेवल पे पैलेट की मसल्स की बात कर दो, या पैलेट अगर क्लेफ्ट पैलेट जैसा कुछ नहीं है, या उसकी फेरेंजियल मसल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैरिंग सही है, सब कुछ सही है, तो वो सेलोइंग की जो मैकेनिज्म रहेगी वो नॉर्मल रहेगी। तो उस कंडीशन में वो नॉर्मल सेलोइंग करता रहेगा। और आगे अगर ईसोफेगस भी सही है, ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला वगैरह नहीं है, तो वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता रहेगा नॉर्मली, है ना। ओके, तो मतलब टीईएफ जैसी कंडीशन भी नहीं है, फेरेंजियल मसल सही है, ब्रेन उसका हेल्थी है, नर्व उसकी सही फंक्शनिंग है, उस कंडीशन में पॉली की कंडीशन नहीं बनेगी अगर सब कुछ सही है। लेकिन क्या हो गया, उसके ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया मान लो, तो नर्व वगैरह सही फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो वो सोलोइंग रिफ्लेक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। या क्या हो गया कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर सीएसएफ वाला पोर्शन ओपन हो गया, तो वो एक्स्ट्रा फ्लूइड एक तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इन्वॉल्व होता रहेगा, है ना, सीएसएफ के तौर पे, तो वो भी पॉली करवा सकता है। या सोलोइंग मैकेनिज्म सही नहीं हुई, ब्रेन के डैमेज हो जाने के कारण, या ब्रेन से डेवलप नहीं हो पाएगा, तो सोलोइंग मैकेनिज्म सही से काम नहीं कर पाएगी, है ना। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, उस कंडीशन के अंदर यूरिन तो बनता रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड बनता रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा,
जो स्वेलिंग वाला मैकेनिज्म ना हो जाने के कारण एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ता रहेगा और वो पॉलीहाइड्रोएमनियस की कंडीशन करवा देगा, है ना। ओके, तो ये कॉज आपको पता होने चाहिए। अब कौन कौन से कॉज है जो डिक्रीज कर सकते हैं इसको, ठीक है, कौन कौन से कॉज है जो इसको डिक्रीज कर सकते हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे। अगर क्या है, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल है ना, मैं एक डिफरेंस से आपको बता देता हूं ये सब। हाँ, अगर क्या है, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल है, आपको कॉमन एग्जांपल क्या क्या देखने को मिलेंगे ओलिगो के। एक तो हो जाएगा आपका रीनल एजेनेसिस, ठीक है, ये हो जाएगा रीनल एजेनेसिस। दूसरा आपको कॉमनली क्या देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल। ये दो एग्जांपल आपको ओलिगो के अंदर कॉमनली देखने को मिलेंगे, है ना, रीनल एजेनेसिस एंड पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो एग्जांपल बहुत फेमस है, आप याद रख लेंगे। पॉली के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो हो गया आपका क्लेफ्ट पैलेट, इसका आंसर बनेगा बी, है ना। एक तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, क्लेफ्ट पैलेट। क्योंकि अगर पैलेट फंक्शनिंग नहीं होगा तो स्वेलोइंग सही से नहीं कर पाएगा। दूसरा हो जाएगा टीईएफ, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला। टीईएफ के अंदर क्या हो जाएगा कि इसोफेगस फंक्शनिंग नहीं है तो स्वेलोइंग नहीं हो पाएगी, जो वो स्वेलो करेगा वो वापस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो टीईएफ के अंदर ये नहीं हो पाएगा। और बात करें अपन तो एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उनके अंदर भी क्या देखने को मिलता है, पॉली देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है, एक तो सीएसएफ लीक हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, स्वेलिंग मैकेनिज्म सही से नहीं हो पाएगी, है ना। ओके, क्लेफ्ट लिफ्ट, क्लेफ्ट पैलेट ये सारी हो जाएगी और टीएफ हो जाएगा, एनटीडी हो जाएगी। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जो आपके सामने रख दिए हैं मैंने, है ना। ओके, ठीक है। ओके, तो ये सारे आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a case of 35-week pregnancy with hydroamnios and marked respiratory distress is best treated by। क्या है, 35 वीक की प्रेगनेंसी मतलब लेस देन 36 वीक्स है, टर्म अभी नहीं आई है, टर्म की कंडीशन नहीं आई है, लेस देन 36 है और हाइड्रोएमनियोस है इसके अंदर। अब हाइड्रोएमनियोस को आप डायग्नोस कैसे करोगे, सबसे पहली बात आती है ये कि आप कह रहे हो ना पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो इस कंडीशन में देखिए आप कैसे डायग्नोस करोगे। इसके लिए अपन क्या देखते हैं, AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, है ना। ओके, इसमें क्या किया जाता है कि जो लेडी है उसके अम्बिलिकस के लेवल पे, अब अम्बिलिकस के लेवल पे क्या करते हैं अपन, चार क्वाड्रेंट में उसको डिवाइड कर लेते हैं। एक मिडलाइन ड्रॉ करते हैं और अम्बिलिकस के लेवल पे इन चार क्वाड्रेंट के अंदर अलग अलग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, है ना। ओके, तो ये अपन, ये तो बाहर की बात होगी, लेडी के एब्डोमेन की बात हो गई। अब अंदर की बात करें, यूट्रस पे कैसे दिखेगा, ये अलग अलग चार क्वाड्रेंट अपन को दिख रहे हैं, है ना। ओके, चारों क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, तो चारों क्वाड्रेंट में अपन क्या करेंगे, वर्टिकल हाइट लेंगे, ये वाली हाइट लेंगे, ठीक है। ओके, चारों की ये वाली हाइट लेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे। अगर कैलकुलेट करने के बाद में हाइट जो है वो अगर लेस देन 5 है तो वो क्या कहलाएगी, लेस देन 5 सेंटीमीटर है, फाइनल कैलकुलेशन, तो वो ओलिगोहाइड्रोएमनियस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ओलिगोहाइड्रोएमनियस। एंड अगर मोर देन 25 आ रही है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोएमनियस, ठीक है। तो AFI का कैलकुलेशन, है ना, मोर देन क्या हो जाएगा, मोर देन 25 को अपन क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोएमनियस। तो ये तो बात हो गई इसकी AFI की, है ना। एक अलग कैलकुलेशन बनती है, वो बनती है किसकी, एसडीपी मतलब क्या हो गया, सिंगल लार्जेस्ट डीप पॉकेट, है ना। तो कोई ऐसा लार्जेस्ट पॉकेट एक ले लेंगे और उस सिंगल पॉकेट की अपन क्या करेंगे, वर्टिकल हाइट देखेंगे, है ना। ओके, तो वर्टिकल डायमीटर देखेंगे किसका, सिंगल का। अगर सिंगल का क्या है, 2 से 8 के बीच में है तो मतलब एम्नियोटिक फ्लूइड है वो क्या है, एडिक्वेट है ना, वो एडिक्वेट है। लेकिन अगर सिंगल वर्टिकल पॉकेट देखेंगे अपन लार्जेस्ट की, अगर वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो उसको अपन क्या कहेंगे, ओलिगो कहेंगे। और अगर मोर देन 8 है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पॉली कहेंगे, पॉलीहाइड्रोएमनियस, है ना। तो ये सिंपल सा फंडा क्लियर हो गया। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि AFI और SDP क्या होता है, तो मैंने दोनों की इमेज साथ लेकर के फंडा क्लियर कर दिया है अपना, है ना।
ओके, तो सिंगल डीपेस्ट कह दो या सिंगल लार्जेस्ट पॉकेट कह दो, उसका नॉर्मल रेंज रहता है 2 to 8। AFI का नॉर्मल रेंज रहता है 5 to 25। AFI के अंदर 4 अलग अलग क्वाड्रेंट की बात होती है, SDP के अंदर सिर्फ सिंगल क्वाड्रेंट की बात होती है। दोनों को हमेशा सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ओके, तो नॉर्मल रेंज याद रखनी है 5 to 25, किसमें आपको याद रखनी है AFI के अंदर, SDP के अंदर 2 to 8। बाकी सारा फंडा अपना क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके, तो इस तरीके से आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, है ना। आपको क्वेश्चन पूछा था, ए केस ऑफ 35 वीक प्रेगनेंसी विथ हाइड्रोएमनियोस एंड मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज बेस्ट ट्रीटेड बाय, किससे ट्रीट करोगे। ए है इंट्रावीनस फ्यूरेसेमाइड दोगे, बी है सेनाइल को सेलाइन का इन्फ्यूजन करोगे, सी है एमनियोसेंटेसिस करोगे, एंड डी है AROM करोगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर क्या बनेगा, ए केस ऑफ 35 वीक प्रेगनेंसी विथ हाइड्रोएमनियोस एंड मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या हो रहा है, 35 वीक की प्रेगनेंसी है, उसमें पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो गया। अब पॉली होने के कारण क्या हो गया कि वो यूट्रस की साइज ज्यादा बड़ी हो गई। जब यूट्रस की साइज ज्यादा बड़ी हो गई तो लंग्स ऊपर की तरफ पुश हो गए, डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश हो गया। उसके कारण क्या है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। ओके, अब इस कंडीशन पे आप क्या करोगे, कैसे ट्रीट करोगे इसको, है ना। इंट्रावीनस फुरेसिमाइड दोगे, नहीं, फुरेसिमाइड का इस पे इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। पोली की कंडीशन है तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, है ना, तो सैलाइन भी इन्फ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इन्फ्यूजन आप देखते हो वो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन रहती है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड इन्फ्यूजन किया जाता है, लेकिन ये पॉली की कंडीशन है, इसमें कोई सैलाइन इन्फ्यूजन यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस इसको अपन कर सकते हैं, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस पॉली के लिए क्या रहता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर बच्चा क्या है, प्रीटर्म है, ठीक है, प्रीटर्म है, या भी आप डिलीवरी प्लान नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में एमनियोसेंटेसिस बेस्ट रहता है। अब यहाँ पे AROM क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चे की अभी क्या है, लंग मेच्योरिटी प्रॉपर हुई नहीं है। वो कब होगी, 36 वीक्स पे उसके लंग्स कंप्लीटली अच्छे से मेच्योर हो जाएंगे। तो AROM अब करने का अभी कोई मतलब नहीं है, 1 वीक बाद में, है ना, डिलीवरी प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको लंग को मैच्योर करना है, 1 वीक का इसको टाइम देना है। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, एमनियोसेंटेसिस रहेगा। जो एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड है उसको एमनियोसेंटेसिस के थ्रू क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना। ओके, AROM यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये किसका केस है ना, ये प्रीटर्म का केस है अभी, ठीक है। 35 है तो 36 से कम है, इसका मतलब अभी लंग कंप्लीटली मेच्योर नहीं हुए हैं, तो 1 वीक वेट करेंगे, है ना। 36 के बाद में प्लान कर सकते हैं डिलीवरी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है ना। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन। एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन कलर का कब दिखता है, एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन बनता रहता है। एक तो उसका क्या हो जाएगा, AFI से रिलेटेड हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एंड सेकंड जो रहेगा वो उसके कलर से रिलेटेड बनता रहता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड को देखा गया या AROM पे देखा गया कि जब AROM किया गया तो उस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ऐसा आया। तो मोस्टली ये किस कंडीशन के कारण होगा, ए है RH इनकम्पेटिबिलिटी, बी है फीटल डेथ, सी है IUGR, एंड डी है फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है। गोल्डन कलर क्यों बना है, ये RBC के डिस्ट्रक्शन के बाद बिल्रुबिन बना, बिल्रुबिन बिल्वर्डिन के कारण यहाँ पे क्या आ गया, गोल्डन कलर आ गया, है ना। ओके, तो ये RH इनकम्पेटिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक, किसको इंडिकेट कर रहा है, RH इनकम्पेटिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। अब किस कंडीशन में कैसा कलर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो गोल्डन कलर किसके कारण आया है, बिल्रुबिन कंपोनेंट के कारण आया है, क्योंकि RH आइसोइम्यूनाइजेशन में RH इनकम्पेटिबिलिटी जिसमें मदर RH नेगेटिव होती है, फीटस RH पॉजिटिव होता है, और RH इनकम्पेटिबिलिटी के कारण फीटस RBC डिस्ट्रॉय हो जाती है इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान। अगर RBC लाइसिस होगा तो क्या बनेगा, बिल्रुबिन बनेगा, उसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा आएगा, गोल्डन कलर का, है ना। फंडा क्लियर है। ग्रीन कलर कब देखने को मिलता है, वो मैकोनियम के कारण देखने को मिलता है, जब MSL का केस बन जाता है ना। MSL के केसेस में लिक्विड कैसा आता है, वो ग्रीन कलर का होता है, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है ना। MSL में मोस्टली कब होता है, जब बच्चा डिस्ट्रेस के अंदर होता है ना। जब फीटल डिस्ट्रेस में होता है तो वो मैकोनियम पास कर देता है इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान ही, ठीक है। ओके,
तो मेकोनियम के कारण एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ट्रांसोस्लाई है, उनके अंदर चांसेस ज्यादा रहेंगे। और एक इन्फेक्शन भी इसके साथ एसोसिएट रहता है ग्रीन कलर के साथ में, वो कौन सा है, वो लिस्टेरिया इन्फेक्शन है ना। किसका, लिस्टेरिया इन्फेक्शन के अंदर ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है ना। अब एक बनता है क्या कि फीटस अगर डेथ हो गया, फीटल डेथ हो गई इंट्रायूट्राइन, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसे होगा, है ना। ओके, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, इसका कलर कैसा होगा, टोबैको जूस कलर का होगा, ठीक है। ओके, तो मैंने इसको कैसे याद किया है कि एक लेडी है जो टोबैको का कंजप्शन ज्यादा करती थी, और उस टोबैको कंजप्शन के कारण क्या हो गया, उसका फीटस से वो इंट्रायूट्राइन ही उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, है ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, अगर कोई लेडी टोबैको कंज्यूम करती है तो उसके इंट्रायूट्राइन डेथ होने की चांसेस ज्यादा रहेंगे, और उसका एमनियोटिक फ्लूइड कैसा मिलेगा, टोबैको जूस कलर का मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो। बाकी सेफ्रॉन कलर जो होता है, सेफ्रॉन या येलोविश कलर, वो किसमें देखने को मिलता है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के अंदर, और है ना, मोर देन 42 वीक्स से बाद में अगर कोई डिलीवरी होती है तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाएगा, सैफ्रॉन कलर का हो जाएगा, या येलोविश ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक आता है कि डार्क कलर किसमें देखने को मिलेगा, वो होगा कंसील्ड हेमरेज इन एब्डोप्सियो प्लेसेंटी, है ना। तो डार्क कलर किस कारण हो जाएगा, फ्रेश ब्लड के कारण कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे कंसील्ड हेमरेज हुआ है एब्डोप्सियो प्लेसेंटी के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको इसके कलर के रिस्पेक्ट में याद रखने हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन प्लेसेंटा इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, किस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करोगे, ह्यूमन प्लेसेंटा इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, ए है डिस्कोइडल, बी है हिमोकोरियल, सी है डेसिडुएट, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या आंसर रहेगा। चलिए, गुड, इसमें चारों पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि जो प्लेसेंटा की शेप होती है वो कैसी होती है, डिस्क जैसी होती है ना, कैसी होती है, डिस्क जैसी शेप होती है इसकी, ठीक है। ओके, दूसरा हिमोकोरियल, हिमोकोरियल मतलब क्या हो गया कि ये जो प्लेसेंटा है ना, ये जो प्लेसेंटा है वो मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है ना। प्लेसेंटा जो है वो मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट जो कोरियन होती है इसके अंदर, है ना, मैटरनल सॉरी प्लेसेंटा के अंदर जो कोरियन रहेगी फीटल वाली, वो मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है ना। जो कोरियनिक विलाई अपन देखते हैं, वो ऐसे मान लो कि पूरा समुद्र है किसका, या पूरा गड़ा है किसका, मैटरनल ब्लड का, उसके अंदर ऐसे विलाई घूम रही है ना, तो वो प्लेसेंटा हो गया। तो एक तरीके से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है किसके, मैटरनल ब्लड के। अब डेसिडुएट, डेसिडुएट मतलब क्या हो गया कि ये पार्चुरेशन के दौरान ये सेड हो जाती है ना, बाहर आती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये डेसिडुएट है। तो ये तीनों कैरेक्टर किसके हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा के हैं, है ना। ह्यूमन प्लेसेंटा के ये तीनों कैरेक्टर है। अब प्लेसेंटा की, है ना, अलग अलग शेप साइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते रहते हैं कि बाइलोब्ड क्या होता है, सर्कम मार्जिनेट क्या होता है, विलेमेंटस इंसर्शन क्या होता है ना, सक्सेंचुएट क्या होता है, और सर्कमवेलेट क्या होता है। तो इस डायग्राम में आपको सब कुछ अलग से आइडेंटिफाई करके, या सब कुछ अच्छे से इलोबरेट करके डायग्राम में दिखा रखा है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे बाइलोब्ड का मतलब क्या हो गया कि प्लेसेंटा है वो दो इक्वल लोब के अंदर डिवाइड हो गई है, और दोनों का टिश्यू आपस में कंटिन्यूएट है, कोई फाइब्रस टिश्यू बीच में नहीं है। तो ये तो क्या हो गया, बाइलोब्ड हो गया। बाइलोब्ड में क्या है, प्लेसेंटा दो अलग अलग लोब में डिवाइड हो गई है ना, 8 शेप बन गई है एकदम, ठीक है। डम्बल शेप कह दो या 8 शेप कह दो, वो दो लोब की तरह बन गई है ना। तो ये तो हो गई बाइलोब्ड। एक होता है सक्सेंचुएट लोब, सक्सेंचुएट लोब का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैन प्लेसेंटा है वो अलग है, लेकिन उसका छोटा सा पार्ट है जो इसकी ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ है और अलग है, लेकिन दोनों के बीच में कंटिन्यूएशन नहीं है टिश्यू का, है ना। नॉर्मल जो प्लेसेंटा का टिश्यू उसमें कंटिन्यूएशन नहीं है, फाइब्रस टिश्यू बीच में आ गया है, ठीक है। एक स्मॉल लोब है और एक मेजर लार्ज लोब है, और दोनों के बीच में फाइब्रस टिश्यू है, और दोनों सिर्फ वेसल के थ्रू कनेक्टेड है, ना कि प्लेसेंटल टिश्यू के थ्रू। लेकिन बाइलोब के अंदर क्या है, दोनों प्लेसेंटल टिश्यू से कनेक्टेड है, तो ये फर्क हो गया दोनों के अंदर, है ना। ओके, एक विलामेंटस का अलग से क्वेश्चन बनता है, जो है ना, बात करें अपन किसकी, विलामेंटस इंसेशन के अंदर क्या रहता है, वासा प्रीविया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें
मेन जो अम्बिलिकल कोड रहती है ये प्रॉपर प्लेसेंटा पे अटैच ना होकर के पहले जो ये प्लेसेंटा के ऊपर फाइब्रस टिश्यू होता है ना, इसके ऊपर अटैच हो जाती है और यहीं से बाइफर्केट होना शुरू हो जाती है, या बात करें अपन वेसल्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली अपन देखें तो नॉर्मली प्लेसेंटा के अंदर देख रहे हो आप क्या हो रहा है कि जो अम्बिलिकल कोड है वो प्लेसेंटा पे जाकर के, ठीक है, प्लेसेंटा पे जाती है, फिर अपनी वेसल्स के अंदर डिवाइड होती है। लेकिन फिलामेंटस के अंदर क्या हो जाता है, ये प्लेसेंटा पे ना जाकर के उससे पहले ही सेपरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ओके, अब सर्कमवेलेट के अंदर क्या रहता है, सर्कमवेलेट के अंदर क्या रहता है, प्लेसेंटा छोटी सी रहती है लेकिन चारों तरफ, यह बात करें अपन सर्कमवेलेट का मतलब ये हो गया कि प्लेसेंटा का है ना, जो यूट्रस पे क्या रहेगा, यूट्रस पे जिस जगह जुड़ी हुई रहेगी वो तो छोटा सा पार्ट होगा, लेकिन ये कंप्लीट यूट्रस को इन्वॉल्व कर देती है ना। कंप्लीट यूट्रस को इन्वॉल्व करने वाली कौन सी होती है, कंप्लीट यूट्रस को इन्वॉल्व करने वाली होती है सर्कमवेलेट, है ना। ये क्या होता है, एक साइट हो जाएगी जहां से नॉर्मल प्लेसेंटा जुड़ेगी और मैटरनल ब्लड वहां से फिटल ब्लड की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो बाहर वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये क्या करेगा, पूरी यूट्रस को इन्वॉल्व कर देगा, है ना, सर्कमवेलेट वाला हो जाएगा। सर्कम मार्जिनेट मतलब क्या हो गया, सर्कम मार्जिनेट मतलब मार्जिन होगी वो इसके कंपेयर में थिक हो जाएगी, मतलब मैन प्लेसेंटल टिश्यू रहेगा वो तो छोटा रहेगा, लेकिन इसकी मार्जिन होगी वो इसके लेवल में बड़ी रहेगी, है ना, एक चारों तरफ एक अलग मार्जिन देखने को मिलेगी, तो इसको क्या कहते हैं, सर्कम मार्जिनेट करते हैं। एंड बेटलडोर प्लेसेंटा ये रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये सारे प्लेसेंटा के वेरिएशन आपको याद रखने हैं। अब कई बार आपको क्या होता है कि ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड दो साइन पूछ लिए जाते हैं, एक होता है टी साइन, ये देखिए यहाँ पे है ना टी शेप बन रहा है, ये टी बन रहा है तो ये टी साइन हो गया, यहाँ पे लैम्डा बन रहा है। अब आप पूछोगे सर ये क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, इसको मैं आराम से समझाता हूँ अच्छे से, है ना। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि ट्विन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है कि डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं कह रहा हूं डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक, डाई कोरियन का मतलब क्या हो गया, दोनों के लिए अलग अलग प्लेसेंटा है, ठीक है। इस डायग्राम से अपन समझते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। डाई कोरियोनिक मतलब दोनों के अंदर क्या है, दो कोरियन है, दो कोरियन मतलब दो प्लेसेंटा है। तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, एक की प्लेसेंटा ये रही, दूसरे की प्लेसेंटा क्या रही, ये रही, ठीक है। ये पहला फिटस, ये दूसरा फिटस, दोनों के ऊपर क्या है, ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, दोनों के ऊपर क्या है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। लेकिन है ना, ये रही दोनों की प्लेसेंटा, ठीक है, दोनों की अम्बिलिकल कोड हो गई है जो अटैच कर रही है इनकी प्लेसेंटा से। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे ये जो बीच वाला एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू जमा हो जाता है ना। ओके, तो ये जो इसकी एमनियन है ये इधर ऐसे आ जाती है, तो इधर ऐसे आ जाती है, तो बीच में क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू डिपोजिट हो जाता है। तो फाइब्रस टिश्यू डिपोजिट हो जाने के कारण यहाँ पे कलर कैसा आ रहा है, देखिए, सॉरी, फाइब्रस टिश्यू डिपोजिट हो जाने के कारण यहाँ पे शेप कैसा आ रहा है इसका, इसका शेप कैसे आ रहा है, एक तो ऐसे और ऐसे, तो ये लैम्डा बन गया ना, कैसा बन गया, ये लैम्डा बन गया यहाँ पे, है ना। यूएससी के अंदर देखिए ये रहा लैम्डा, एक प्लेसेंटा ये रही प्लेसेंटा ए, है ना, ये रही प्लेसेंटा ए, ये रही प्लेसेंटा बी, ये रही प्लेसेंटा बी, ये पहला ट्विन हो गया, ये दूसरा ट्विन हो गया। यहाँ पे देखिए ये बीच में क्या होगी, फाइब्रस ग्रोथ हो गई, तो ये लैम्डा दिख रहा है ना आपको ऐसे, इसको कहते हैं लैम्डा साइन। ये कब देखने को मिलेगी, जब दो कोरियन होगी, डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक, है ना, डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लैम्डा साइन देखने को मिलेगा। अब टी साइन कैसे देखने को मिलेगा, अब टी साइन में क्या होगा, तो यहाँ देखिए इस डायग्राम से ही आपको समझा देता हूँ, टी का तो कुछ फंडा ही नहीं है। टी के अंदर क्या किस में देखने को मिलेगा, ये टी, ये देखने को मिलेगा मोनोकोरियोनिक, मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, मतलब दोनों का एमनियोटिक सैक अलग अलग है, दोनों का एमनियोटिक सैक है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों की प्लेसेंटा सेम है। ये कॉमन प्लेसेंटा हो गई दोनों की, लेकिन सैक अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बीच में सेपरेशन रहेगा एमनियन का, जो दो अलग अलग डाई एमनियोटिक बनाएगा, लेकिन उनकी कोरियन सेम है, मतलब प्लेसेंटा एक ही है।
तो यहाँ पे कॉमन प्लेसेंटा ऐसे दिखेगी, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो कि ये इनकी क्या हो गई, ये इनकी प्लेसेंटा हो गई, है ना, ये क्या हो गया, ये इनकी प्लेसेंटा हो गई, और ये दो अलग अलग सैक हो गई, ये बीच में क्या हो गई, एमनियन हो गई। तो एमनियन यहाँ पर आकर के टी जैसी स्ट्रक्चर बना रही है ना। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, टी साइन कहते हैं। यहाँ पे लैम्डा बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लैम्डा साइन हो गया। तो सिंपल सा फंडा है, लैम्डा साइन किसमें दिखेगा, डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक में, एंड टी साइन किसमें दिखेगा, टी साइन दिखता है मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक के अंदर, है ना। ये फंडा भी अपना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है, कई बार क्वेश्चन बनता है इमेज बेस्ड की मैटरनल साइड कौन सी है, फीटल साइड कौन सी है। अगर मैटरनल साइड को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे क्या रहता है, कोटिलेडन्स रहते हैं। ऐसे ये देख पा रहे हो आप, ये क्या है, ये कोटिलेडन्स है ना। तो प्लेसेंटा में क्या रहेगा, कोटिलेडन्स देखने को मिले, इसका मतलब ये मैटरनल साइड है। और अगर फीटल वेसल्स देखने को मिले तो वो क्या है, फीटल सरफेस पे क्या मिलेगा, फीटल वेसल्स मिलेगी ऐसी, है ना। वेसल्स देखने को मिले तो वो फीटल सरफेस है, कोटिलिडन्स देखने को मिले तो वो मैटरनल सरफेस है। तो इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई कर देंगे इसको, है ना। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ ओव्यूलेशन एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन अकर। ओव्यूलेशन के कितने टाइम बाद में इम्प्लांटेशन होता है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ ओव्यूलेशन एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन अकर्स। बताइए क्या आंसर बनेगा। इम्प्लांटेशन कब होता है, इम्प्लांटेशन होता है बी, आप यहाँ पे करेक्ट करोगे, 7 to 9 डेज पे। कब होता है ये, 7 to 9 डेज पे होता है। बी करेक्ट रहेगा, ना कि ए। आंसर क्या बनेगा, 7 to 9 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ ओव्यूलेशन एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन अकर, है ना। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आकर के कहा, एंडोमेट्रियम पे चिपक जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, जहां से एम्ब्रियो ग्रो होना स्टार्ट होगा। तो इसको लगता है 7 से 9 दिन का टाइम, है ना। ओके, तो 3 से 5 दिन के अंदर क्या हो जाता है, वो यूट्राइन कैविटी के अंदर आ जाता है ना। तो 5th डे पे क्या होता है, 4 to 5th डे पे वो यूट्राइन कैविटी के अंदर आ जाता है। लेकिन उस टाइम क्या होता है, जैसे कैविटी के अंदर आता है उसके बाद में जोना पेलुसिडा सेपरेट होती है ना। तो 5 to 6 डेज वाला जो टाइम पीरियड रहता है वो जोना पेलुसिडा के हटने में लगता है। जब जोना पेलुसिडा हट जाएगी तब इम्प्लांटेशन हो जाएगा। जोना किस लिए मौजूद रहती है फैलोपियन ट्यूब के दौरान, जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट होता है तो उसके चारों तरफ जोना रहती है। जोना का फंक्शन ये होता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन ना हो, वहां इम्प्लांटेशन होने से रुके। जैसे यूट्राइन कैविटी के अंदर आएगा जाइगोट तो क्या हो जाएगा, है ना, मोरुला स्टेज के अंदर आता है इसमें, ठीक है। तो जैसे मोरुला स्टेज में ये यूट्रस के अंदर आता है, जोना पेलुसिडा सेपरेट होने शुरू हो जाती है। जब तक जोना नहीं हटेगी इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो जोना कब बढ़ती है, लगभग 5 to 6 डेज में, और लगभग 6 to 7 डेज पे क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, या 7 to 9 डेज अपन कह सकते हैं उसको, है ना। 7 to 9 डेज यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा। 7th डे पे लगभग क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, तो जाइगोट कब एंटर करता है यूट्राइन कैविटी में, जाइगोट यूट्राइन कैविटी में कब एंटर करता है, 3rd to 4th डे पे लगभग एंटर कर देता है ना। मतलब 4th डे आप याद रख सकते हो, 4th डे पे क्या करता है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर कर लेता है। इम्प्लांटेशन कब होता है, 7 to 9 डेज, है ना। तो 7 to 9 डेज पे क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मियोसिस अकर, मियोसिस किस फेज में होता है। मियोसिस के अंदर क्या रहता है कि 46 क्रोमोसोम से 23 हो जाते हैं, मतलब 2n से n हो जाते हैं। तो 2n से n होने वाला प्रोसेस होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में इनमें से कौन से स्टेप के अंदर मियोसिस होगा। ये है प्राइमरी टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, भी है सेकेंड स्पर्मेटोसाइट टू ग्लोबुलर स्पर्मेटिड, सी है जर्म सेल्स टू स्पर्मेटोगोनियम, एंड डी है स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या आंसर बनेगा बताइए।
चलिए गुड, ए आंसर यहाँ पे बनेगा, है ना। प्राइमरी टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है तब मियोसिस फर्स्ट होता है। और आपको पता होगा कि मियोसिस फर्स्ट को ही अपन रियल मियोसिस कहते हैं, क्योंकि जो मियोसिस सेकंड होता है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है ना। कैसे होता है, माइटोसिस जैसा ही होता है मियोसिस सेकंड। तो लेकिन मियोसिस फर्स्ट होता है, ये प्रॉपर मियोसिस होता है। मतलब मियोसिस की क्या खासियत होती है कि इसके अंदर क्रोमोसोमल संख्या हाफ हो जाती है, क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाते हैं, तो 2n से n की कंडीशन हो जाती है। जैसे 46 क्रोमोसोम है तो 23 एंड 23 का सेट बन जाएगा दोनों के अंदर अलग अलग, है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, उसके बीच में मियोसिस फर्स्ट होता है, और इसी के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है ना। तो ट्रांजिशन के अंदर मियोसिस कहाँ पे होगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, है ना। ओके। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें मियोसिस सेकंड होता है। ठीक है, मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होता है कि दो आइडेंटिकल कॉपी होती है जो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, ओके। चलिए, ये सिंपल सा फंडा रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये प्रोसेस आपको याद रखना है। ठीक है ना। स्पर्मेटिड बनने के बाद में स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मिएशन कहते हैं जिसको। स्पर्मिएशन में क्या रहता है, ये स्पर्म का शेप ले लेता है ना, स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ प्रॉपर स्पर्म होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला रहता है। ठीक है, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट रहता है जिसको इसका एनर्जी हाउस कहते हैं। आगे क्या रहेगा, एक्रोसोम रहेगा, बीच में न्यूक्लियस रहेगा, नेक रहेगी, है ना। ये सारा प्रोसेस जो रहता है इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, है ना। और ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी oocyte से रिलेटेड। अब इसके रेस्पेक्ट में आपको करेक्ट आंसर बताना है। ए है इज फॉर्म्ड आफ्टर सिंगल मायोटिक डिवीजन। सिंगल म्यूटिक डिवीजन के बाद में प्राइमरी oocyte बनती है। बी कह रहा है मैक्सिमम इन नंबर इन 5th मंथ ऑफ फीटस। सी है इज इन मेटाफेज अरेस्ट। एंड डी है आल्सो कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। क्या आंसर रहेगा, प्राइमरी oocyte के रेस्पेक्ट में आपको आंसर बताना है कि इसके रेस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, प्राइमरी oocyte जब बनती है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनती है ना। जब प्राइमरी oocyte बनती है तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनती है ना, मिलियंस के अंदर बनती है। लेकिन यहाँ पे मियोसिस नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो रहती है उससे क्या बनती है, प्राइमरी oocytes बनती है, और वो माइटोसिस के थ्रू ही बनती है ना। ओके, तो ये सिंगल म्यूटिक डिवीजन से नहीं बनती है, माइटोसिस से बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस प्राइमरी oocyte बनने के बाद में होगा। प्राइमरी oocyte के अंदर जो रहता है उसके बाद में मियोसिस रहता है। ठीक है, इसका खुद का फॉर्मेशन रहता है वो माइटोसिस से रहता है, लेकिन खुद के अंदर बाद में क्या होता है, मियोसिस होता है, जिससे आगे जाकर क्या बनेगा, ओवा बनेगा। लेकिन खुद जो होती है वो माइटोसिस से बनती है, क्योंकि इसमें संख्या बढ़ाने वाला मामला हो गया। बी है मैक्सिमम इन नंबर इन 5th मंथ ऑफ फीटस। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान 5th मंथ पे हाईएस्ट नंबर में रहती है प्राइमरी oocyte। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके बाद में धीरे धीरे एडल्ट एज तक जाते आते क्या हो जाता है, इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है ना। धीरे धीरे न्यूट्रिशन की कमी के कारण क्या रहता है, प्राइमरी oocyte डिग्रेड होती रहती है। ठीक है, ओके। तो मिलियंस के अंदर जो बनती है वो धीरे धीरे जो होती है डिग्रेड होती होती बहुत कम बच जाती है। लेकिन यही कारण है कि एक टाइम आता है 45 की एज पे कि इतनी oocyte डिग्रेड हो चुकी होती है कि जो ओवरी रहती है उसके अंदर oocyte ही नहीं बचती, तो क्या हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है। ठीक है, ओके। सी है इज इन मेटाफेज अरेस्ट। तो प्राइमरी oocyte रहती है वो मेटाफेज अरेस्ट के अंदर नहीं रहती है, वो किस अरेस्ट में रहती है, वो प्रोफेज अरेस्ट के अंदर रहती है। प्रोफेज स्टेज रहती है मियोसिस के अंदर, है ना। प्रोफेज के अंदर 5 स्टेज होती है, उन्हीं में से एक स्टेज के अंदर ये अरेस्ट रहती है। तो प्रोफेज के अंदर ये अरेस्ट रहती है, और जब साइकिल के अंदर ये oocyte इन्वॉल्व होती है तब आगे का मियोसिस कंटिन्यू होता है। बाकी यहाँ जब तक ये oocyte साइकिल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक वो प्रोफेज के अंदर ही रहेगी। आल्सो कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट इसको नहीं कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट अपने जाइगोट के बाद बनने वाली स्टेज को कहते हैं, मोरुला से जो बनती है उसे कहते हैं, ना कि प्राइमरी oocyte को। करेक्ट आंसर क्या बनेगा अपना, बी बनेगा। एंड आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इन ए यंग फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज विथ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 days, ovulation occurs around 14th day of period. When is the first polar body extruded? फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनेगी, कब इससे बाहर निकलेगी, है ना।
चलिए बताइए, ए है 24 हॉर्स प्रियर टू ओव्यूलेशन, की ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले। बी है अकम्पनाइड बाय ओव्यूलेशन। सी है 48 हॉर्स आफ्टर द ओव्यूलेशन। एंड डी है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या आंसर बनेगा? बताइए क्या आंसर बनेगा? जो प्राइमरी oocyte रहती है वो क्या बनाती है, जब वो साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होती है तो वो ग्रेफियन फॉलिकल बनाती है। ग्रेफियन फॉलिकल बनाती है मतलब इसका अंदर क्या हो गया, जो प्राइमरी oocyte है उसने अपनी साइज बड़ी कर दी है। ठीक है, वो साइज बड़ी करती है और जब वो प्रोफेज अरेस्ट में रहती है वो मियोसिस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है वापिस आगे की तरफ बढ़ता हुआ। ठीक है, ओके। और जब जिस टाइम ओव्यूलेशन हो रहा होता है ओवेरी से, जिस टाइम ओवेरी से ओव्यूलेशन हो रहा होता है, जैसे ये बाहर आएगा तो एक तो क्या बन जाती है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन जाती है, क्योंकि प्राइमरी oocyte है, इससे बन जाएगी सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी है ना। तो अपन मानेंगे कि अकम्पनाइड बाय ओव्यूलेशन, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है उसी दौरान क्या रहता है, पोलर बॉडी होती है वो इस ओवेरी पे ही रह जाती है, लेकिन oocyte जो होती है वो ग्रेफिन फॉलिकल के फटने के कारण ये फिम्ब्रिया के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के अंदर चली जाती है। अब जब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आगे चली जाएगी ऐसे, है ना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चली जाएगी सेकेंडरी oocyte। ठीक है, यहाँ पे एम्पुला वाले एरिया पे आ गई और स्पर्म आ गया यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करने के लिए। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री स्टार्ट होगी, अंदर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर एक और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा और सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ पे बन जाएगी, है ना। साइड में सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी और खुद क्या बन जाएगी, ओवा बन जाएगी, है ना। खुद मेच्योर सेकेंडरी oocyte के बाद बनने वाला एन क्रोमोसोम के सेट वाला ओवा बन जाएगी, है ना। उसका जेनेटिक मटेरियल पूरे के अंदर डिस्प्लेस रहेगा, है ना। ओके, तो अब क्या रहेगा, यहाँ से स्पर्म का जो रहेगा एन क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस वो अंदर आ जाएगा और दोनों एन एन मिलकर के 2n का क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है, फर्स्ट बनती है ओव्यूलेशन के टाइम पे, जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में बदलती है, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होती है और ग्रेफिन फॉलिकल फटती है। ग्रेफिन फॉलिकल के फटने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर ये रिमेनिंग सेल्स कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म का न्यूक्लियस इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है ना। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही आज की अपनी ये लाइव क्लास जो मोस्टली किस पे थी, प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड पे थी, वो अपन ने अच्छे से डिस्कस कर ली है। और बाकी मैंने कुछ गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ये अपन ने पहले डिस्कस नहीं किए थे, तो आज प्लेसेंटा के क्वेश्चन कम थे तो उसके साथ में मैंने ये ऐड कर दिए। ठीक है, ओके, चलिए, तो थैंक यू।